रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 8। देव नीचे लटक रहा था और समुद्र की मछलियां उसे खाने के लिए बेताब हो रही थी। उस लीडर ने अपने हाथ की पकड़ ढीली कर दी जिससे देव समुद्र के और करीब पहुंच गया, लेकिन उसने हाथ छोड़ा नहीं था। देव समुद्र की मछलियों और गहराइयों को देखकर डरते हुए चिल्लाने लगा, डैडी बचाओ, मुझे मरना नहीं है, हेल्प मी मम्मी। देव को चिल्लाते देख अश्विनी रोने लगी। वो नहीं चाहती थी कि देव को कुछ हो। वो गुस्से से अहान से बोली, आखिर तुम उसकी टीम और शर्तें क्यों नहीं मान लेते? ये सुनकर अहान उसकी आंखों में देखता है, जो उसे गुस्से से देख रही थी, पर आज उसका गुस्सा अलग था। इसलिए अहान अपनी गन नीचे फेंक देता है। ये देखकर लीडर के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसके बाकी आदमी भी एक एक करके अपनी गन नीचे फेंक देते हैं। अश्विनी गुस्से से चिल्लाई, लो, अब मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। लीडर हंसते हुए बोला, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर मैंने इस बच्चे को तुम्हें दिया तो तुम लोग तो मुझे जान से मार डालोगे। अश्विनी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज हमारी बात मान जाओ। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी अहान अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे भागने के रास्ते वैसे भी बंद हैं, चाहे तुम उसे समुद्र में फेंको या न फेंको। ये सुनकर अश्विनी हैरानी से उसे देखने लगी। ये लड़का मेरे देव को मरवाएगा, अश्विनी मन में बोली। वहीं लीडर अहान को अपनी तरफ आते देख डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। लीडर डर से बोला, आगे मत बढ़, भूल मत, तेरा बच्चा अभी मेरे पास है। रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, पर अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूंगा, अहान ठंडी आवाज में बोला। लीडर डरते हुए बोला, आगे मत बढ़ना, वरना तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है। पहला, तुम देव को सही सलामत मुझे वापस कर दो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। दूसरा, उसे समुद्र में फेंको और मेरे हाथों टॉर्चर के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो आदमी डरते हुए बोला, और मैं कैसे मान लूं कि अगर मैंने तुम्हारे बेटे को वापस कर दिया तो तुम मुझे यहां से जाने दोगे? अहान सिंह राठौड़ अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, अहान उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। जब उस लीडर ने अहान की आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे वो मैनिपुलेट हो रहा है। अहान उसे मैनिपुलेट कर रहा है और कुछ नहीं। तब तक अहान भी उसके पास आ चुका था। मैं तुम्हारे बेटे को नीचे फेंककर खुद भी गिर जाऊंगा, तब तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। लीडर शैतानी मुस्कान के साथ जैसे ही यह बोला, अहान की भौहें सिकुड़ गईं। नहीं, अश्विनी चिल्लाई। तभी वो लीडर अपने हाथ की पकड़ ढीली कर देता है, जिससे देव नीचे गिरने लगता है, लेकिन तब तक अहान झुककर उसका हाथ पकड़ लेता है और बचा लेता है। देव अपनी आंखें बंद करके चिल्लाया, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वह समुद्र में नहीं गिरा, तो वह अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखता है। अहान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। डैडी, वो मुस्कुराते हुए बोला। वहीं लीडर अपना प्लान चौपट होते देख गुस्से से पागल हो गया था। तुमने मुझे मैनिपुलेट किया ताकि तुम मेरे पास आकर अपने बेटे को बचा सको। लीडर गुस्से से बोला और अहान के हाथ पर मारने लगा, मगर तब तक ऋषभ और उसके आदमी वहां आ गए और उसे पकड़कर ले गए। अहान जल्दी से देव को ऊपर खींच लेता है और अपनी गोद में उठा लेता है। नीचे मौजूद मछलियां ये देखकर उदास होकर वापस समुद्र में चली गईं। थैंक यू डैडी, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं आज सच में मर जाता, देव हंसते हुए बोला। मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अहान की बात पर देव उसे हल्के से गले लगाते हुए बोला, आज से आप मेरे सुपरहीरो हैं। तभी सूर्य और अश्विनी भी वहां आ गए। देव, अश्विनी रोते हुए देव को अहान की गोद से उतारकर अपनी गोद में लेते हुए बोली। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे लगा था कि आज तो देव गया। वो रोते हुए कभी उसे किस तो कभी गले लगा रही थी। रोना बंद करो मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देव अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला। पहले तो अश्विनी को अहान पर गुस्सा आया था, लेकिन अब जब वो उसका प्लान समझ गई तो वह काफी आभारी थी कि उसने देव को बचा लिया। तभी लीडर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे छोड़ो मुझे, मुझे समुद्र में फेंक दो, पर अपने साथ मत लेकर जाओ। ये बोलते हुए उस लीडर की आंखों में खौफ था। अश्विनी गुस्से से उसके पास आई और उसे मारने लगी। साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को समुद्र में फेंकने की? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? अहान चाहे तुझे छोड़ दे, पर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बहुत बुरी तरह मारूंगी। अश्विनी गुस्से से उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा फर्श पर मारते हुए बोली। कोई उसे नहीं रोक रहा था। तभी सूर्य की नजर एक आदमी पर गई, जो पीछे छिपा हुआ था और वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था।
सूर्य उस आदमी को देख गुस्से से बोला, डैड, वहां एक आदमी है। ये सुनकर सब लोग वहां देखते हैं और वो आदमी सबको अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर डर जाता है, पर अब वो कहीं भाग भी नहीं सकता था। आहान अपने आदमियों को इशारा करता है और वे लोग उसे पकड़कर लीडर के पास खड़ा कर देते हैं। तभी देव उस आदमी का चेहरा देख गुस्से से बोला, डैडी, ये वही आदमी है जिसने भैया को थप्पड़ मारा था। सूर्य गुस्से से बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, इसने मम्मी को भी मारा था। हाँ, इस आदमी को भी बहुत मारो, इसे सजा दो। डैडी, देव उस आदमी को घूरते हुए बोला, जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं मारूंगा। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, आगे तो तब करोगे ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगा। आहान के शब्द बर्फ जैसे थे, जिसे सुनकर वह आदमी डर गया। तभी अश्विनी उठी, जिसने लीडर को मार मारकर बेहोश कर दिया था। अश्विनी को देखकर वह लड़का डर गया। आखिर उसने भी तो अश्विनी का थप्पड़ खाया था, मगर अश्विनी उसके गाल पर एक और थप्पड़ मारती है, जिससे वो वापस से फर्श पर गिर जाता है। ये देखकर देव हंसता है, क्यों, मजा आया अंकल? ऋषभ। यस बॉस, ऋषभ बोला। आहान बोलने लगा, इन सबको यहां से ले जाओ, इनका मैं अलग से ट्रीटमेंट करूंगा। ऋषभ उन्हें बांध देता है। कुछ देर बाद सूर्य, अश्विनी, देव और आहान अपने कमरे में थे। वे अभी भी समुद्र के रास्ते पर ही थे। शिप का वो कमरा काफी बड़ा और लग्जरी था। वे सभी इस वक्त डिनर कर रहे थे। देव तो जैसे बरसों से भूखे राक्षस की तरह खाना खा रहा था। चलो इसी बहाने सी टूर हो गया, अश्विनी खाना खाते हुए बोली। मम्मा और दो ना, देव अपनी प्लेट आगे करते हुए बोला। अश्विनी उसकी प्लेट में और खाना डाल देती है। लो तुम भी खाओ। सूर्य, हम पिछले एक दिन से भूखे हैं। ओके मम्मा। तभी अश्विनी आहान से पूछती है, वैसे तुम्हें हमारी लोकेशन का कैसे पता चला? आहान भौहें सिकोड़ते हुए बोला, 2 दिन लग गए थे पता करने में। अश्विनी बोली, शुक्र है कि उन लोगों का शिप खराब हो गया था, वरना तुम्हें और भी दिन लग जाते। तब तक हम पता नहीं किस देश में होते और वो हमें मार डालते। कौन मार डालता? आहान गंभीर होकर बोला। सूर्य बोला, वो लोग बात कर रहे थे कि उनकी बॉस ने हमें इसलिए किडनैप किया था ताकि वो हम तीनों को अपने हाथों से टॉर्चर करके मार सके। ये सुनकर आहान सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है। कहीं शानाया तो नहीं, या फिर नताशा? दोनों ही उससे बहुत नफरत करती है। मगर आहान के पास अभी कोई सबूत नहीं था, और यह सब उसे उस लीडर से ही पता चल सकता था कि उनकी बॉस कौन थी। अश्विनी आहान से बोली, क्या तुम्हें किसी पर शक है? आहान गहरी सांस लेते हुए बोला, शक तो उन्हीं पर है जिनके साथ तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है, शानाया और नताशा। हाँ, शानाया का नाम सुनकर सूर्य गुस्से से बोला, मुझे भी इन पर शक है क्योंकि उस दिन मैंने उसकी आंखों में हमारे लिए नफरत देखी थी। हाँ, पर इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं है कि वही हो सकती है। अगर हुई तो मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं और जिंदा समुद्र में फेंक दूंगी। अश्विनी गुस्से से बोली। आहान खड़ा हुआ और टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछते हुए बोला, तुम लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पता लगवा लूंगा, और अगर वो हुई तो मैं उसकी जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आहान की बातों से लग रहा था कि वह मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अगर उसने ये कहा है तो वो ये कर भी सकता था। वहीं दूसरी तरफ रणविजय के पास अब तक अश्विनी, सूर्य और देव के किडनैप होने की खबर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसे अश्विनी से फर्क नहीं पड़ता था, मगर सूर्य और देव से काफी फर्क पड़ता था। उसने अपने किसी आदमी को कॉल किया और गंभीर होकर कहा, पता करो इन सब के पीछे किसका हाथ है। और हाँ, आहान को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। वैसे भी वो मेरी कोई मदद नहीं चाहता। पीछे से आवाज आए, ओके बॉस, काम जल्दी पूरा हो जाएगा। होना ही चाहिए, कहते हुए रणविजय कॉल कट कर देता है और सोफे पर बैठ जाता है। वहीं इंडिया में क्या वो तीनों अब आहान के पास हैं? राजवीर खुश होते हुए बोला। ऋषभ बोला, हाँ, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दे सेफली रेस्क्यूड। क्या मेरी उनसे बात हो सकती है? राजवीर ने पूछा। ऋषभ बोला, आई एम सो सॉरी दादाजी, पर अभी वो लोग काफी थके हुए हैं और शायद अब तक सो भी गए हैं। मैं सुबह बात करवाता हूँ। मगर तब ऋषभ की आवाज अटक गई। हेलो हेलो, राजवीर चिंता से बोला, मगर तभी उसे ध्यान आया और वो अपनी बेवकूफी पर हंसते हुए बोला, अरे, मैं कैसे भूल गया, ये लोग शिप पर हैं, वहां कनेक्शन काफी वीक होते हैं। तभी शकुंतला की आवाज आई, आप फोन में किसे देखकर इतना मुस्कुरा रहे हैं?
और वो भी ऐसी स्थिति में जब हमें बच्चों का कुछ अता पता भी नहीं है। शकुंतला को वहां देखकर राजवीर जल्दी से उसके पास आया और बोला, अरे, खबर ही ऐसी है जिसे सुन तुम भी मुस्कुराओगी। ऐसी क्या खबर है? शकुंतला ने पूछा। राजवीर बोला, यही कि आहान उन तक पहुंच गया है और उसने सेफली उन तीनों को रेस्क्यू कर लिया है। ये सुन शकुंतला खुश होते हुए बोली, क्या सच में? और मैं क्या मजाक कर रहा हूं? नहीं, लग तो नहीं रहा। मेरा पोता कमाल का है, उसने उन दोनों को बचा लिया। दोनों नहीं, तीनों, राजवीर बोला, जिसे सुनकर शकुंतला बुरी तरह चिढ़ गई। वो भी जिंदा बच गई? शकुंतला नफरत से बोली। राजवीर गुस्से से बोला, हाँ, तो कोई समस्या है? वैसे तुम उस पर इल्जाम लगा रही थी कि वो बच्चों को लेकर भाग रही है, मगर आखिर में तुम हमेशा की तरह गलत साबित हो गई। कहते हुए राजवीर वहां से चला गया और वहीं शकुंतला गुस्से से खड़ी दांत पीसती रह गई। मेरे पति होकर आप उस लड़की की साइड कैसे ले सकते हैं? शकुंतला गुस्से से बोली, मगर तब तक राजवीर वहां से जा चुका था। शकुंतला अपनी लाठी के सहारे चलती गुस्से से बड़बड़ाने लगी, अच्छा होता वो नागिन मर जाती। जब से वो तांत्रिक मेरे पोते की जिंदगी में आई है, उसने उसे पूरी तरह अपने वश में कर रखा है, और अब तो मेरा पति भी उस नागिन के वश में है। ऊपर खड़ी अवंतिका ये सुन मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा है ना, आहान अपनी होने वाली पत्नी की साइड ले रहा है, वरना मेरा तो। आगे सोचते हुए ही अवंतिका उदास हो गई। वहीं दूसरी तरफ शिप पर कमरे में काफी अंधेरा था, पर आहान जो इस वक्त शर्टलेस था, अश्विनी के ऊपर था और उसे पैशनेटली किस्सा कर रहा था। वे दोनों इस वक्त एक ही कंबल में थे क्योंकि समुद्र के जिस इलाके में वे अभी थे वहां ठंड थी। अश्विनी खुद को किस बैक करने से बड़ी मुश्किल से रोक रही थी, मगर वो आहान को आज रेसिस्ट भी नहीं कर रही थी। उसके हाथ बस उसकी गर्दन पर थे और वो आहान के होठों को अपनी उंगलियों से मनमानी करने दे रही थी। आहान एक लंबी किस के बाद अश्विनी से अलग होता है और गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखता है, जो आज गुस्से में नहीं थी और ना ही उसकी ओर देख रही थी। फिर से किस? 4 दिन से किस नहीं किया था तुम्हें? आहान हस्की वॉयस में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। ये सुनकर अश्विनी की सांसें और तेज हो गई थी। आहान की आवाज ही इतनी ज्यादा सिडक्टिव थी कि अश्विनी खुद को काबू में नहीं रख पा रही थी। अगर यह मुझे ऐसे ही किस करता रहा तो आई स्वेयर, एक दिन पक्का वो सब फिर से हो जाएगा, अश्विनी मन में बोली। मेरी तरफ देखो, आहान ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, मुझे नींद आ रही है, अश्विनी पलटते हुए बोली और सोने का अभिनय करने लगी। मगर आहान के सामने उसकी एक्टिंग काम कहाँ करने वाली थी, वो उसे अपनी ओर पलट देता है। आखिरी बार कह रहा हूं। जैसे ही आहान ने ये कहा, अश्विनी अब उसकी आंखों में देखने लगी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जिसे आहान भी सुन पा रहा था। अश्विनी उसे घूरते हुए बोली, मैं बच्चों के पास आराम से सो रही थी, पर तुमने मुझे किडनैप कर सिर्फ इसलिए अपने कमरे में लाया है ताकि तुम मुझे किक्स कर सको। आहान उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, सिर्फ किस? क्या तुम चाहती हो मैं इससे भी आगे कुछ करूं? एक बार हाँ कहो, मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर दूंगा। अश्विनी उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर गुस्से से बोली, तुम हमेशा मेरी बातों का डबल मीनिंग क्यों निकालते हो? आहान उसे बुरी तरह घूरते हुए देख स्मर्क करता है। उसने तभी अपने एक हाथ से अश्विनी की कमर को पकड़कर थोड़ा ऊपर उठा लिया, जिससे अश्विनी के होंठ उसके होठों के बेहद करीब आ गए। ये देखकर अश्विनी की सांसें और भी तेज हो गईं और बेचैनी के साथ वो उसकी ऑलिव ग्रीन आंखों में देखने लगी। आहान भी उसकी सी ब्लू आंखों में देख रहा था, जो काफी सुंदर थी। मेरे करीब आने से तुम्हारी हार्टबीट और सांसें क्यों तेज हो जाती है? आहान ने धीरे से कहा। अश्विनी ये सुनते ही जल्दी से खुद को नॉर्मल कर उससे दूर होने की कोशिश करती है, मगर आहान उसे नहीं छोड़ता। छोड़ो मुझे, मेरे कमरे में जाने दो, अश्विनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आहान ने उसकी कमर को छोड़ दिया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के शरीर आपस में चिपके हुए थे और वो एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो दोनों इस वक्त एक ही ब्लैंकेट में थे। अश्विनी को आहान के शरीर की गर्मी काफी राहत दे रही थी। इस लड़के से दूर होने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। जितना मैं दूर होना चाहूंगी, ये उतना ही पास आएगा। ये सब सोचते हुए वो झटपटाना बंद कर देती है और सो जाती है। वो काफी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सुकून से सो गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि कोई था जो जल्द ही उनका सुकून छीनने वाला था। खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि अब और भी नए तूफानों के साथ आने वाला था। जहां वो लोग आराम से सो रहे थे, वहीं ऋषभ उस लीडर और उसके बचे हुए आदमियों को टॉर्चर कर रहा था।
वो दोनों उल्टे लटके हुए थे और नीचे उनके शरीर से खून बह रहा था। अगर तुम लोगों ने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला तो। ऋषभ की धमकी अभी आधी ही थी कि तभी लीडर डरते हुए बोला, रुको रुको, मैं बता रहा हूं। ऋषभ अपने आदमियों को रोक देता है और वो लोग उसे मारना बंद कर देते हैं। तभी लीडर बोला, एक लड़की, उसी ने कॉल करके हमें उन तीनों को किडनैप करने को कहा था। ऋषभ ने कहा, ये बात पहले ही मामा हमें बता चुकी है, इसलिए हमें उस लड़की के बारे में बताओ, कौन है वो और कहाँ रहती है, मामा से उसकी दुश्मनी क्या है? ये तो हमें भी नहीं पता, बस इतना पता है कि उसने हमें उन लोगों के साथ जर्मनी बुलाया था। वो देश के बाहर रहती है। इंडिया? ऋषभ ने कहा। वो बोला, नहीं, वो इंडिया नहीं रहती क्योंकि उसकी एक्सेंट थोड़ी ऑस्ट्रेलियन जैसी है, पर वो इंडियन है, इतना मैं पक्का जानता हूँ। और तुम इतने श्योर कैसे हो? ऋषभ ने पूछा। वो बोला, इसलिए क्योंकि जब वो इंग्लिश बोलती है तो उसकी एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन जैसी हो जाती है और जब वो हिंदी बोलती है तो वो एकदम इंडियन बन जाती है। हम तो इसका मतलब वो इंडियन है, पर ऑस्ट्रेलिया में रहती है और वो भी कई सालों से। ऋषभ ने खुद से सोचा और फिर बोला, और कुछ बताओ, वो तुम्हें कहाँ बुलाने वाली थी? वो आज ही जर्मनी की फ्लाइट बुक करने वाली थी, मगर अब तक उसे पता चल चुका होगा कि हम पकड़े गए हैं, इसलिए वो नहीं आ रही, उस लीडर ने कहा। ऋषभ आहान के जल्लादों को इशारा करता है और वो लोग उसे मारने लगते हैं। उनकी भयानक चीखें सुनकर कोई भी डर जाता, मगर वो टॉर्चर रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। क्या बॉस इस वक्त सो रहे होंगे? ऋषभ खुद से बोला, मगर उसने फैसला किया कि वो सुबह उन्हें ये सब बता देगा। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे रेगिस्तान में प्यासे को किसी ने पानी का प्याला पकड़ाकर पीने से पहले ही छीन लिया हो। वो गुस्से से चिल्लाई, आहा, ये तुमने ठीक नहीं किया आहान, मुझसे मेरा शिकार छीन लिया। अब मैं खुद इंडिया आकर उन्हें मारूंगी। आई विल के ऑल योर फैमिली। वो गुस्से से चिल्लाई। 2 दिन और बीत गए और अब तक वो लोग सुरक्षित इंडिया वापस पहुंच चुके थे। आहान ने अश्विनी, देव और सूर्या की सिक्योरिटी अब और भी ज्यादा टाइट कर दी थी। वो अब दोबारा से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अश्विनी जब ऑफिस आए, सब लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे। ये एमडी 1 दिन आई और 6 दिन तक एब्सेंट रही। हॉलिडे मनाने आउट ऑफ कंट्री चली गई थी क्या? एक लड़की बोली। दूसरी चिढ़ते हुए बोली, अरे ये आहान सर की खास है, 1 दिन में ही इसे सीनियर से एमडी बना दिया। नेपोटिज्म तो हर जगह है, लड़की ने आंखें रोल करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मैम, सबने अश्विनी को विश किया। अश्विनी मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी, एक इमरजेंसी की वजह से मैं काफी समय से यहाँ एक्टिव नहीं रही। तभी शानाया वहां आ गई। उसने जब अश्विनी को जिंदा देखा, उसकी आंखें चौंधिया गई थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। ये जिंदा कैसे बच गई? मुझे लगा मर चुकी होगी, शानाया गुस्से से मन में बोली। इस बार उसके सपने, जो कि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही जगे थे, वापस सो गए। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। ये जैसे खुश दिख रही है, मुझे लगता है इसके पिल्ले भी बच गए होंगे, शानाया मन में बोली। वहीं अश्विनी उसकी तरफ एरोगेंट भरी नजरों से देखती है और फिर सबकी तरफ देखकर बोलती है, वेल, कुछ लोगों को मुझे जिंदा देखकर खुशी नहीं हो रही। ये सुनकर वो लड़कियां, जो अश्विनी की चुगली कर रही थीं, अब चापलूसी करते हुए बोली, अरे अरे ऐसा नहीं है मैम, हम आपके आ जाने से बहुत खुश हैं। इवन आपके बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था। ऑफिस इतना सूना सूना लग रहा था। ओह रियली? अश्विनी ने कहा। हाँ हाँ मैम, आप तो यहाँ की रौनक है, दूसरी लड़की बोली। एक तो अश्विनी ने इनडायरेक्ट तंज से शानाया को वैसे ही गुस्सा दिला दिया था और अब उन दोनों को अश्विनी की तारीफ करते देख शानाया और भी ज्यादा इरिटेट हो गई थी। अब मैं एमडी नहीं बन पाऊंगी, मुझे सारी जिंदगी आहान की कंपनी में एक एम्प्लॉय के तौर पर गुजारनी पड़ेगी, और ऊपर से मेरे ऊपर 500 करोड़ का कर्ज है। अगर मैं गधे की तरह मेहनत भी करूं, तब भी इतना पैसा उसे वापस नहीं कर पाऊंगी। काश वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ आया होता, तो मैं आहान को इम्प्रेस कर चुकी होती। शानाया अपनी ही ख्यालों की दुनिया में घूम रही थी, जो ख्याल अब कभी पूरे नहीं होने वाले थे। तभी ऋषभ वहां आया और अश्विनी से बोला, मैम, बॉस आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर शानाया और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे आहान तभी अपने कैबिन बुलाता था जब उसे इंसल्ट करनी होती थी, क्योंकि वो अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करती थी। ओके, मैं आती हूँ। अश्विनी जल्दी से अपनी चेयर से उठी और आहान की प्राइवेट लिफ्ट से उसके कैबिन चली गई। हाँ, बोलो मुझे क्यों बुलाया?
अश्विनी आहान को देखकर बोली। आहान उसे घूरते हुए बोला, लैंग्वेज तुम्हारी रॉन्ग है। ये सुनकर अश्विनी अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा लेती है। बॉस मैं हूं, तुम्हें अपनी टोन को ऐसे नहीं रखना चाहिए, आहान एरोगेंट वॉइस में बोला। वो उसके सामने जेब में हाथ डाले खड़ा था। अश्विनी उसे घूरते हुए बोली, ओह तो कैसे रखना चाहिए? ऐसे बोलना चाहिए, बॉस मुझे क्या काम करना है? अच्छा और? अश्विनी उसे घूरते हुए बोली। उन दोनों का एटीट्यूड एक जैसा था, पर आहान बस उसे परेशान करना चाहता था। आहान उसे घूरकर देख रहा था। लगता है पनिशमेंट भूल गई हो तुम। ये सुनकर अश्विनी डर गई और जल्दी से बोली, जी कहिए बॉस, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? गुड, तुम इस बार जल्दी समझ गई, कहते हुए आहान अपने टेबल पर रखा हुआ एक लिफाफा अश्विनी को दे देता है। ये तुम्हारे लिए है, इसमें क्या है? अश्विनी ने पूछा। अब जब ये तुम्हारे हाथ में आ ही गया है तो तुम खुद इसे खोलकर क्यों नहीं देख लेती? कहते हुए आहान अपनी चेयर पर बैठ गया। कितना एरोगेंट है, एक तो गिफ्ट देता है और ऊपर से एटीट्यूड भी दिखाता है। सच में बॉस है, अश्विनी मन ही मन सोचते हुए लिफाफा खोलने लगी। उसमें एक फोन था, जिसे देखकर अश्विनी हैरान हो गई और उसे देखने लगी। उसे फोन की जरूरत थी, मगर उसे नहीं पता था कि आहान, जो उसकी हर आजादी छीनना चाहता था, उसे फोन गिफ्ट करेगा। ये राक्षस इतना अच्छा कब से हो गया? अश्विनी खुद से बोलते हुए फोन को देख रही थी, जो काफी महंगा था। उसमें एक सिम कार्ड भी था। अश्विनी ने आहान की तरफ शक भरी नजरों से देखा। मुझे बाद में देख लेना, पहले ये सिम कार्ड इसमें डालो। आहान उसे टोंट मारते हुए बोला, जिसे सुनकर अश्विनी चिढ़ते हुए बोली, नहीं, मैं ये सोच रही हूं कि तुम मुझे फोन गिफ्ट क्यों कर रहे हो? कहीं तुमने इसे हैक तो नहीं किया ताकि मुझ पर जासूसी कर सको? ये सुनकर आहान उसे घूरने लगा। क्या ये लड़की मुझ पर शक कर रही है? क्या सोच रहे हो? अगर बहाना सोच रहे हो तो भूल जाओ, मुझे तुम्हारा फोन नहीं चाहिए। मैं आदिमानों की तरह बिना फोन के रह लूंगी। आहान गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं तुम पर कोई फेवर नहीं कर रहा हूं और ना ही मैंने ये फोन हैक किया है। तो फिर? आहान उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम अपने बाप को फोन कर उसे ये बता सको कि तुम जिंदा हो, और अब मुझसे पार्टनरशिप करने के लिए उसे मनाना पड़ेगा। ये सुनकर अश्विनी उसे घूरने लगी। ये राक्षस क्या बहाना दे रहा है? ये चाहता तो ऋषभ को भी फोन करवा सकता था, अश्विनी मन में सोचती है, मगर अब आहान से कोई बहस नहीं करती। वैसे भी उसे फोन की जरूरत थी और अगर आहान ने इसे हैक भी किया होता तो उसे बहुत आसानी से पता चल जाता, क्योंकि वो खुद भी एक हैकर थी। इसलिए उसने जल्दी से सिम डाला और सीधे धनंजय को फोन कर दिया। मल्होत्रा कॉर्पोरेशन में, सर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है, प्रमोद बोला। धनंजय बोलने लगा, वो जिंदा भी होगी या नहीं? क्या उसे फिर से रे ने किडनैप कर लिया है? हो सकता है, प्रमोद ने कहा। धनंजय चिंता से बोला, अब आहान मेरे साथ पार्टनरशिप करने को कभी तैयार नहीं होगा। ये सुनकर भी प्रमोद ज्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि धनंजय बस बिजनेस में अपना प्रॉफिट देखता था। बाकी उसे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, खासकर अश्विनी से। धनंजय मल्होत्रा का फोन वाइब्रेट हुआ। पहले तो अनजान नंबर समझकर उसने कॉल को इग्नोर कर दिया, मगर जब फोन बार बार बजने लगा तो धनंजय गुस्से से कॉल पिक करता है। कौन है तू और क्यों बार बार कॉल कर परेशान कर रहा है? वो गुस्से से चिल्लाया। तभी फोन के दूसरी तरफ से अश्विनी की ठंडी आवाज आई, आवाज नीचे, मिस्टर मल्होत्रा, ऐसे चिल्लाकर आप मुझे कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। अश्विनी की आवाज सुनकर धनंजय शांत हो गया। वो शॉक्ड भी था। क्या तुम जिंदा हो? उसने पूछा। क्यों, जिंदा देखकर खुशी नहीं हुई? अश्विनी ने टोंट मारते हुए कहा। धनंजय जल्दी से बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं तुम्हारा बाप हूं, बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी, मेरी या प्रोजेक्ट की? अश्विनी ने फिर से टोंट मारा। धनंजय को गुस्सा आ रहा था, वहीं प्रमोद हैरानी से खड़ा था। धनंजय जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, ऐसा नहीं है। जो भी हो, चलो अब काम की बात पर आते हैं। अश्विनी के इतना बोलते ही धनंजय बोला, क्या तुम आज डिनर के लिए मल्होत्रा मैंशन आ रही हो? बच्चों को भी साथ में लेकर आना। ये सुनकर अश्विनी गुस्से में मना करने वाली थी, मगर तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया और वो जल्दी से बोली, श्योर मिस्टर मल्होत्रा, मैं जरूर आऊंगी। धनंजय, जिसे उम्मीद नहीं थी कि अश्विनी मान जाएगी, उसकी हाँ सुनकर खुश हो जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर ध्यान रहे, तुम्हारी वो बेटी इस बार कोई घटिया चाल चलाकर मेरे गुस्से की आग को भड़काने की कोशिश न करे।
अश्विनी की आवाज में चेतावनी थी। ये सुनकर धनंजय जल्दी से बोला, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा, उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, कहते हुए अश्विनी फोन काट देती है। तभी उसे याद आता है कि आहान उसे कब से घूरकर देख रहा था। वो भूल गई थी कि आहान भी उसके साथ था। अब उसके जहन में मल्होत्रा परिवार के लिए इतनी नफरत भर गई थी कि जब वो उनसे बात करती तो उसे होश ही नहीं रहता था और वो एकदम बदल जाती थी। सॉरी, मैं थोड़ी कैरेक्टर में घुस गई थी, अश्विनी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। आहान ठंडी सांस लेते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं किसी को जज करता हूं, इसलिए तुम्हें क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अश्विनी अपना सिर हिला देती है। चलो, वो कम से कम उन लोगों में से तो नहीं था जो बुरी बातें करते हैं और जजमेंट्स पास करते हैं। अश्विनी तभी बोली, अमम, उसने मुझे मल्होत्रा मेंशन बुलाया है। और मैं इतना तो जानता हूं कि तुम बस उन्हें परेशान करने के लिए वहां जाओगी। आहान के इतना बोलते ही अश्विनी हंसते हुए बोली, और तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता? आहान उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ये मौका मिला है, जाहिर है कि तुम इसे वेस्ट नहीं जाने दोगी। बस तुम्हारे पास एक दिन ही बचा है। अश्विनी जल्दी से बोली, तो क्या तुम सच में उसके साथ पार्टनरशिप करोगे? तुम्हें क्या लगता है? आहान शैतानी मुस्कान के साथ अश्विनी के पास आते हुए बोला। अश्विनी समझ गई कि आहान के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उसके होठों पर भी एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। दोनों एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही परफेक्ट गेम प्लेयर और चेंजर थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में देव अपने साथ चल रही लड़कियों से बोला, हाँ, तो फिर मेरे डैडी ने मेरा हाथ पकड़ ऊपर उठा लिया। ओह, सच में? एक लड़की हैरान होते हुए बोली। देव गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और फिर डैडी ने उस बदमाश अंकल को बहुत मारा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? दूसरी लड़की ने कहा। तीसरी ने कहा, जरूर ये बस कहानी बना रहा है। ये स्कूल इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये बीमार था। देव गुस्से से बोला, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, चाहो तो तुम मेरे बड़े भाई से पूछ सकती हो। तभी एक लड़की, जिसे देव पर क्रश था, बोली, मुझे तो इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। दूसरी लड़की बोली, ये झूठा है, इसके डैड कोई सुपरहीरो नहीं है। देव गुस्से से बोला, मेरी बात का यकीन करो, सच में मुझे मम्मी और भाई को किडनैप कर लिया गया था। फिर प्राउड स्माइल लिए बोला, पर डैड ने हमें बचा लिया। डैड एक जॉइंट शिप में अपने आदमियों के साथ आए थे। ये सुनकर तीसरी लड़की बोली, अगर ऐसा है तो तुम हमें अपने डैड से क्यों नहीं मिलवाते? पहली लड़की अपनी आंखें चमकाकर खुश होते हुए बोली, वो बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हारे डैड यहां आए तो मैं उनसे उनका ऑटोग्राफ लूंगी। देव ईविल स्माइल करते हुए बोला, हाँ, मैं डैड से बोलूंगा कि वो आए, पर तुम लोग उन्हें देखकर डर मत जाना। क्यों, वो भयानक दिखते हैं? उस दूसरी लड़की की बात पर तीसरी लड़की हंसने लगी। देव को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। मेरे डैड जितने हैंडसम तो कोई भी नहीं। अगर एक बार वो यहाँ आ गए तो यहाँ की टीचर भी उन्हें अपना दिल दे देगी। देव ईविल स्माइल करते हुए मन में बोला। तभी वो किसी भारी चीज से टकरा जाता है। अरे, संभल कर देव। आउच! ये भाई का पंचिंग बैग यहाँ कहाँ से आ गया? बोलते हुए देव गुस्से से अपने सामने खड़े मोटे लड़के को घूरकर देखता है, जो ना सिर्फ साइज में उससे दुगना था, बल्कि हाइट में भी बड़ा था। वो अपने अगल बगल दो लड़कों के साथ खड़ा था। वो लड़का हाथ में टिफिन लिए हंस रहा था। उसे देखकर वो लड़कियां डर जाती है। दूसरी लड़की बोली, अरे नहीं, ये तो गोली है। तीसरी ने कहा, हाँ, इससे पहले कि ये हमें बुली करे, यहां से भागो। पहली लड़की बोली, रुको, कहाँ जा रही हो? मगर वो दोनों लड़कियां वहां से भाग गईं। लड़की देव के कान में बोली, देव, भागो यहां से। ये क्लास का नंबर 1 बुली है, ये सबको बुली करता है। मगर देव का पूरा ध्यान तो उस लंच बॉक्स पर था जो वो लड़का खा रहा था। क्या बेपिद्दी लोग, क्यों घूरकर देख रहे हो? गोली ने उन दोनों से कहा। देव गुस्से से चिल्लाया, ए मोटे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा लंच बॉक्स खा लिया? ई मोटे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा टिफिन खा लिया। देव गुस्से से अपना एक पैर पीछे कर और हाथ आगे करके अपनी इंडेक्स फिंगर उस गोली की ओर पॉइंट करते हुए बोला। खुद को मोटा बुलाते हुए देखकर गोली गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। वही वह लड़की ये सुनकर डर गई थी। ये तुमने क्या कह दिया देव? अब ये किसी गुस्सैल समद को तरह हमें कभी भी मारने आ सकता है। वो लड़की धीरे से बोली। देव ने उससे कहा, डाक, तुम मेरे पीछे छुप जाओ।
आज मैं इस मोटे की सारी चर्बी निकाल दूंगा। बोलते हुए उसने अपनी स्लीव्स फोल्ड कर ली। वही गोली अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वहीं उसके चमचे अपनी हंसी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल उनमें से एक भड़कते हुए बोला, बॉस, इसने आपको मोटा बुलाया। दूसरा बोला, आज इसने हिम्मत कर आपको मोटा बोला है। आगे और भी बहुत से लोग बोलेंगे। अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? गोली की नाक से तो मानो धुआं निकलने लगा था। देव एटीट्यूड के साथ बोला, अबे चुप क्यों बैठा है? डर गया क्या? गोली ये सुनते ही देव की शर्ट को पकड़ लेता है और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ए पिड़ी, इतनी हिम्मत तुमने गोली थे खाली को मोटा कहा? तुझे हद तक पछाड़ दूंगा, समझा? अब तुरंत माफी मांग। ये सुनकर देव उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगा, हाँ ये तो टोटला निकला। वो लड़की अपना सिर पीट लेती है। वही गोली की नाक गुस्से से फूलने लगी थी। ये लड़का पागल है, रुको अब मुझे ही कुछ करना होगा। बोलते हुए वो जल्दी से वहां से भाग गई। आसपास मौजूद बच्चे गोली का मजाक उड़ाकर हंस रहे थे। और क्या कहा, माफी मांगो? एक तो तुमने मेरा लंच बॉक्स खा लिया और ऊपर से तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहते हो। देव किसी के सामने झुकता नहीं, खासकर बात खाने की हो। देव एटीट्यूड से बोलकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है। गोली चिल्लाते हुए अपना पंच उठाता है, तू ऐसे नहीं मानेगा, लंच की जगह मैं तुझे पंच खा। देव अपनी ओर पंच आते देखकर डर जाता है। सूर्य जल्दी चलो। तुम कौन हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सूर्य जो अपना हैंड वॉश कर रहा था, बीच में रुकते हुए बोला। नैन्सी बोलने लगी, अरे मैं नैन्सी हूं, काम बोलो, सूर्य ने कहा। नैन्सी बोली, तुम्हारा भाई उस मोटू, मेरा मतलब है गोली के कब्जे में है और वो उसे पीटने वाला है। क्या? सूर्य गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़कर बोला। हाँ, जल्दी मेरे साथ चलो। नैन्सी के इतना बोलते ही सूर्य भागकर वहां आया जहां गोली देव की शर्ट की कॉलर को पकड़े हुए था। अरे नहीं, वो उसे पंच मारने वाला है, कुछ करो, नैन्सी घबराते हुए बोली। गोली देव को पंच मारने ही वाला था तभी सूर्य जोर से बोला, रुक जाओ। उसके इतना बोलते ही गोली रुक गया और पीछे पलटकर सूर्य को घूरने लगा। उसकी आंखें तभी हैरानी से बड़ी हो गईं। वो कभी देव को देखता तो कभी सूर्य को। देव, जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो सूर्य की आवाज सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये दोनों एक जैसे कैसे दिख रहे हैं? तभी उसका एक चेला बोला, अरे बॉस, ये दोनों ट्विंस हैं और आज 6 वीक पहले ही यहाँ एडमिशन लिया है। आप 2 दिन तक एब्सेंट थे, इसलिए आपको नहीं पता। अच्छा, तब तो मैं डबल कुटाई करूंगा, हे, गोली ईविल स्माइल करते हुए बोला। ए दूसरे पीढ़ी अपने भाई को बताना चाहता है तो बता ले, गोली सूर्य को चैलेंज करता है। सूर्य तभी उसके पास अपने कदम बढ़ाने लगता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, पर जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, उसके ऑरा से वहां एक बहुत बड़ा साइलेंस छा गया था। तभी सूर्य गोली के पास आ गया और डेड स्टेयर से उसकी आंखों में लगातार देखते हुए बोला, उसकी कॉलर छोड़। देव ने आज पहली बार सूर्य के ऐसे एक्सप्रेशंस देखे थे और वो बिल्कुल अहान के बचपन जैसा लग रहा था। ये बड़े भाई में डैडी की आत्मा कैसे आ गई? देव डरते हुए बोला। गोली के भी पसीने छूटने लगे थे, मगर अगर वो उसकी बात मान लेता तो सब उसे डरपोक बुलाते। मैं इस पीढ़ी से इतना डर क्यों रहा हूं? गोली मन में बोला। आखिरी बार कहूंगा, उसे छोड़। सूर्य ने वैसे ही रिएक्शन के साथ कहा जिससे गोली ने देव को छोड़ दिया और गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, इसका ट्रीटमेंट बाद में करूंगा, पहले तेला काटता हूं। बोलते हुए गोली जैसे ही सूर्य को पंच मारने लगा, सूर्य भी भागते हुए गोली के पास आया और अपने एक पैर से जंप मारकर हवा में थोड़ा ऊपर उठकर दूसरे पैर को गोली के मुंह पर मारता है जिससे गोली की नाक में जोर से दर्द होता है और वो पीछे गिर जाता है। ये देख वहां खड़ा हर कोई हैरान रह गया था। लड़कियां सूर्य की फ्लाइंग किक देख इम्प्रेस हो गई थी। अरे वाह, ये तो हैंडसम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। क्या इसने गोली को हरा दिया? मैं ये क्या देख रहा हूं? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। वहीं देव एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस से हवा में जंप करते हुए बोला, ये भाई ने इसे हरा दिया। बोलते हुए वो सूर्य के पास आया और उसे गले लगा लिया। आई, मेरी नाक टूट गई। गोली अपनी नाक पकड़े दर्द से बोला। अरे चलो उठने में मेरी मदद करो। जी जी बॉस। वो दोनों जल्दी से आगे आए और गोली को उठाने की कोशिश करने लगे, मगर सूर्य ने तभी उन दोनों को घूरकर देखा। लगता है अगला नंबर हमारा है। इससे पहले ये हमें भी मारे, हमें यहां से भाग जाना चाहिए।
वो दोनों गोली को वहीं छोड़कर भाग गए। अरे गद्दार हो तुम दोनों, मुझे अकेला छोड़ भाग गए। मगर तभी वहां टीचर आ गई और उसे देख गोली जल्दी से जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे गोली बैठा, तुम नीचे क्यों गिरे हो और ये तुम्हारी नाक इतनी लाल क्यों है? टीचर उसके पास आकर बोली। भाई ये एक्टिंग कर रहा है, देव गुस्से से सूर्य से बोला, मगर सूर्य शांत खड़ा था। गोली रोते हुए सूर्य की तरफ फिंगर पॉइंट कर बोला, आ और ACY, इसने मेरी नाक पे मारा क्या? हाँ। टीचर गुस्से से सूर्य की तरफ देखती है जो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे से लग ही नहीं रहा था मानो उसे कोई अफसोस भी हो रहा हो। तभी देव आगे आया और भौहें सिकोड़कर बोलने लगा, मैम, इसने मेरा लंच खा लिया था और ऊपर से मुझे मार भी रहा था। ये सुनकर टीचर गोली की तरफ देखती है, क्या ये सच है गोली? मैम, लंच ही तो खाया था, भूख लगी थी पर इसने मुझे मोटा कहा। ये सुन देव जल्दी से रोनी शक्ल बनाकर बोला, मैम, क्या आपको लगता है मैं ऐसा बोल सकता हूँ? मेरी आंखों में देखिए। टीचर ये सुन देव की आंखों में देखती है जिनमें हल्के आंसू और ढेर सारी मासूमियत थी। ये देख सूर्य अपनी आंखें छोटी कर लेता है। पक्का एक्टिंग कर रहा है, सूर्य मन में आई रोल करते हुए बोला। टीचर देव की मासूमियत से इमोशनल हो रही थी, मगर तभी वह गहरी सांस लेते हुए बोली, चलो प्रिंसिपल सर के पास चलते हैं, अब वही कुछ करेंगे। थोड़ी देर बाद वे तीनों प्रिंसिपल सर के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल तभी कॉल करते हैं। दूसरी तरफ ऋषभ का फोन वाइब्रेट होता है। वो देखता है कि कॉल स्कूल से है। ये देख वो एक पल के लिए घबरा जाता है। बाप रे, अब क्या मुसीबत आ गई? कहीं ये दोनों फिर से किडनैप तो नहीं हो गए? ये सोचकर ऋषभ जल्दी से कॉल पिक कर लेता है और अटकी हुई आवाज में बोलता है, हे, हेलो सर। पीछे से प्रिंसिपल की आवाज आती है, हेलो, क्या आप देव और सूर्या के डैड बोल रहे हैं? ये सुनकर ऋषभ का जबड़ा नीचे गिर गया। ये आप क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल? मैं तो उनके डैड का असिस्टेंट हूँ। ओह सॉरी, क्या आपके बॉस से बात हो सकती है? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। उनके बच्चों ने स्कूल में हंगामा किया है, इसलिए इस बारे में बात करनी थी। अच्छा, वो बदमाश बच्चे। रुको, मैं अभी उनकी माँ को फोन देता हूँ। ऋषभ की बात सुनकर प्रिंसिपल बोले, ओके। अश्विनी कंप्यूटर के सामने बैठी हुई अपना काम कर रही थी, मगर तभी ऋषभ वहां आ जाता है। मैम, कॉल किसका फोन है? अश्विनी ने पूछा। ऋषभ बोला, प्रिंसिपल का। ये सुनकर अश्विनी समझ जाती है आगे क्या होने वाला है। जरूर इस लड़के ने कोई शरारत की होगी। बोलते हुए वो कॉल पिक कर लेती है और वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल 1 घंटे तक उन्हें लेक्चर देते रहते हैं। सूर्या को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। आखिर यह प्रिंसिपल उनकी मां को परेशान क्यों कर रहा था? वहीं कैबिन का दरवाजा खुला। वहां आहान अभी अभी मीटिंग से आया था। उसने जब अश्विनी को गुस्से में देखा, उसके चेहरे पर सस्पेंस से भरे एक्सप्रेशंस आ गए। अब तुम्हें क्या हुआ? आहान ने पूछा। अश्विनी चिढ़ते हुए बोली, क्या हुआ है? देव तो शरारती था ही, मगर अब सूर्या भी मारपीट करने लगा है। अच्छा, आहान बिना सरप्राइज रिएक्शन के बोला। अश्विनी उसे इतना चिल देखकर इरिटेट हो गई। आखिर तुम इतना चिल कैसे हो सकते हो? ये सही नहीं है। आहान बोला, सूर्या काफी शांत लड़का है, पर जब उसे गुस्सा आता है वो अनकंट्रोल हो जाता है। उसने अगर उस लड़के को मारा भी होगा तो जरूर उसने कुछ किया होगा। चाहे जो भी हो, मारपीट करना गलत बात है। अश्विनी को लग रहा था जैसे वो गुनहगार है, क्योंकि प्रिंसिपल ने आधी ही बात बताई थी। कुछ देर बाद मेंशन में सूर्या और देव गुनहगार की तरह अपना सिर नीचे झुकाए खड़े थे और अश्विनी उन दोनों की क्लास ले रही थी। वो उन्हें घूरकर देख रही थी। वो मम्मा, देव बोला, मगर अश्विनी गुस्से से बोली, चुप रहो, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। देव इस पर जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना इतना तेज था कि वहां के सर्वेंट अपने कान बंद कर भाग गए थे। सूर्या उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, चुप हो जाओ, मेरे कान फट रहे हैं। देव चुप हो गया। तभी आहान वहां आ गया। क्वाड्रुपल ए, डैडी। देव आहान की ओर भागते हुए बोला, मगर अश्विनी ने उसे पकड़ हवा में उठा लिया। देव हवा में हाथ पैर मारने लगा। छोड़ो मुझे डैडी के पास जाने दो। मैं आपसे अब बात नहीं करूंगा। अश्विनी उसे ड्रामा करते देख घूरकर बोली, चुप रहो, उनकी वजह से ही तुम और भी ज्यादा बिगड़ गए हो। ये सुनकर आहान अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। उसके एक्सप्रेशंस इस वक्त ऐसे थे मानो वो पूछ रहा हो, ओह, वास्तव में मैंने क्या किया? तुम क्यों उन पर चिल्ला रही हो?
वो अभी बच्चे ही तो हैं। आहान काफी चिल होकर बोला था, जिसे देखकर अश्विनी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने देव को वापस सूर्या के पास खड़ा कर दिया और बोली, भागने की कोशिश भी मत करना। देव अपने आंसू पोंछता है, सिर हिलाता है, उसकी नाक भी बह रही थी। अश्विनी तभी आहान से बोली, वो बच्चे नहीं हैं, छोटे छोटे गुंडे हैं जो स्कूल में बदमाशियां करते हैं। वो लड़का देव को मारने वाला था, उसका मुंह तोड़ने वाला था, इसलिए मैंने उन्हें किक की थी। सूर्या सीधे बोलता है, जिसे सुनकर अश्विनी शांत हो गई। क्या? देव बोला, हाँ, और उसने मेरा टिफिन भी चुराकर खा लिया था। हम दोनों ने आज कुछ नहीं खाया। फिर अपने पेट को पकड़कर उसकी ओर देख इमोशनल होकर बोला, आज उसने स्कूल में कुछ भी नहीं खाया, आपके हाथ की बनी पूरी और आलू चोले की सब्जी भी नहीं। तभी देव के पेट से आवाज आती है, जिसे सुनकर अश्विनी समझ जाती है कि देव ने सच में कुछ नहीं खाया था और न ही सूर्या ने। तो इसका मतलब उस प्रिंसिपल ने मुझसे झूठ बोला। अश्विनी अपनी उंगली ठुड्डी पर रखकर बोली। आहान कोल्ड वॉइस में बोला, मैं अभी उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देता हूं। नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल मैं खुद स्कूल जाकर उस प्रिंसिपल और लड़के को सबक सिखाकर आऊंगी। एक तो मेरे बच्चे का टिफिन खा लिया और ऊपर से उसे पीटने की कोशिश की। अश्विनी को अब अपनी तरफ देखकर खुश हो गया था, मगर सूर्या बोला, उसके बाद देव ने उसे बॉडी शेम किया था। ये सुनकर अश्विनी उसे घूरते हुए बोली, बॉडी शेम करना गलत है, देव। मम्मा, पर वो मुझे पिद्दी बोला था। वो जब भी मुझे ऐसा बोलेगा, मैं उसे मोटा जरूर बोलूंगा। अश्विनी गहरी सांस लेती है। आज हम डिनर के लिए मल्होत्रा मैंशन जा रहे हैं, तो तुम लोग शाम को तैयार रहना, अश्विनी ने कहा। आहान बोला, तुम इन दोनों को भी हमारे साथ लेकर जाओगी? वैसे ले जाना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं ये देखना चाहती हूँ मिस्टर मल्होत्रा मेरे बच्चों की कितनी देखभाल करते हैं। देव मुंह बनाते हुए बोला, मेरा वहां जाने का मन नहीं है, वो बुरे नानू हैं। और वो आंटी भी, सूर्या भौहें सिकोड़कर बोला। अश्विनी उन दोनों के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखकर बोली, कोई बात नहीं, बस डिनर के लिए ही जा रहे हैं। वो दोनों कुछ नहीं बोलते। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में, माना कि आज मेरी बहन यहाँ आ रही है, मगर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप उसके आ जाने से इतने क्यों खुश हो रहे हैं। शेफ से बोल, इतनी डिशेज तैयार करवा रहे हैं, मिताली चिढ़ते हुए बोली। ये सुन धनंजय गुस्से से पलटा और बोला, क्या कहा? तुम्हारी बहन यहाँ आ रही है? हाँ, अब आप खुश नहीं हैं। आपके एक्सप्रेशन बदल क्यों गए? मिताली बोली। धनंजय बोला, उसे कहो वो किसी और दिन यहाँ आए। ये सुन मिताली गुस्से से बोली, क्यों? मेरी बहन को आप घर से निकालना चाहते हैं? धनंजय बोला, मैं किसी और गेस्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए इतनी सारी तैयारियां करवा रहा हूँ। लेकिन वो गेस्ट है कौन? मिताली ने पूछा। धनंजय ने मन में सोचा, नहीं, अगर इन दोनों माँ बेटियों को बताया कि अश्विनी यहाँ आ रही है, तो ये दोनों उसे परेशान करने के लिए कोई न कोई हरकत जरूर करेंगी। जब आए तब देख लेना, उसे परेशान मत करना और हाँ, उसकी अच्छे से सेवा करना। ये कहकर धनंजय वहां से चला गया। तभी नताशा वहां आई और बोली, डैडी को क्या हो गया है? लगता है वो गेस्ट कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मिताली बोली। कुछ देर बाद एक काले रंग की कार मल्होत्रा विला आकर रुकती है। वहां का एक नौकर कार का दरवाजा खोल देता है। उस कार के एक गेट से सूर्य बाहर निकलता है और दूसरे गेट से देव। उन दोनों ने इस वक्त काले और नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तभी अश्विनी भी अपना कदम बाहर रखती है। वो तीनों माँ और बेटे बिना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन के मगर एटीट्यूड के साथ खड़े थे। गार्ड मुस्कुराते हुए अश्विनी से बोला, अंदर आइए मैडम। अश्विनी उस गार्ड को देखती है जिसने आज से 6 साल पहले उसे मल्होत्रा मैंशन से बाहर निकाला था और आज वो अंदर आने के लिए कह रहा था। अश्विनी को खुद को ऐसे घूरता हुआ पाकर वो गार्ड शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। सच में, पैसा और पावर किसी को भी झुका सकती है, अश्विनी मुस्कुराते हुए मन में सोच रही थी। तभी उसके पैरों के पास फुटबॉल आती है। ये रात को फुटबॉल कौन खेल रहा है? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं रहता, बोलते हुए अश्विनी सामने देखती है। एक मोटा सा 6 साल का लड़का उन्हें ही घूरकर देख रहा था, मगर जैसे ही सूर्य देव और उस लड़के की आंखें आपस में टकराईं, वो लड़का डर और चेहरे पर गुस्सा लिए अंदर चिल्लाते हुए भागने लगा। मम्मी, मम्मी! अश्विनी को अजीब लगा, क्या मैं इतनी भयंकर दिख रही हूं जो ये लड़का डर के मारे भाग गया? देव और सूर्य एक साथ बोले, मम्मा तो मम्मी, मम्मी! वो लड़का मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए अंदर भाग गया।
मम्मा, ये तो वही लड़का है जो आज देव को पंच मारने वाला था, सूर्य ने कहा। क्या? अश्विनी हैरानी से बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। हाँ मम्मा, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? देव ने पूछा। अश्विनी बोली, पता नहीं देव, चलो अंदर चलकर देखते हैं। वो दोनों अपना सिर हिला देते हैं। मम्मी मम्मी, गोली अपनी मम्मी के पैरों से लिपटते हुए बोला। उसकी मम्मी, जो सोफे पर बैठकर मिताली से बात कर रही थी, गोली को डरा हुआ देखकर हैरानी से बोली, क्या हुआ गोली बेटा, इतने डरे हुए क्यों हो? तभी गोली उनसे अलग हुआ और उन्हें घूरते हुए बोला, मैं डरा हुआ नहीं हूं मम्मी, वो तो मैं घबरा गया था। इस पर दोनों अपनी आंखें छोटी कर लेती है। क्यों, बाहर भूत देख लिया क्या? मिताली ने कहा। गोली की मम्मी ऋतु हंसते हुए बोली, ये आजकल बड़ा शरारती हो गया है, स्कूल में सबके टिफिन खा जाता है। आज तो किसी बच्चे ने इसे पीट दिया। वो तो प्रिंसिपल मेरा दोस्त था, इसलिए उसने बचा लिया। ओह, इसीलिए तुम्हारी नाक जख्मी हो गई, मिताली ने कहा। तभी गोली जोर से बोला, आप दोनों मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। पता है, बाहर मैंने अभी किसे देखा है? किसे? दोनों ने एक साथ पूछा। जिस लड़के ने मुझे किक मारी थी, वो इसी मेंशन में है। अगर वो यहाँ रहता है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, गोली गुस्से से बोला। ये सुनकर मिताली हैरानी से बोली, नहीं, यहाँ कोई बच्चा नहीं रहता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऋतु गुस्से से बोली, अगर वो यहाँ है भी तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। बिल्कुल मम्मी, आप उसे उसी बेलन से मारना जिससे आप मुझे मारती हैं, गोली सीरियस होकर बोला। तभी मिताली हंसते हुए बोली, अरे तुम लोगों को जो करना है वो बाद में करना। आज तुम्हारे जीजू ने बताया था कि एक स्पेशल गेस्ट यहाँ आने वाले हैं और वो काफी गुस्सैल भी है। अगर उन्हें यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सुनकर ऋतु चिढ़ गई, मतलब जीजाजी ने इतनी सजावट मेरे लिए नहीं की? तभी एक सर्वेंट बाहर दरवाजे की तरफ देखता है जहां अश्विनी, देव और सूर्य के साथ अंदर आ रही थी। ये देखकर सर्वेंट जल्दी से मिताली के पास आया और बोला, मालकिन, वो यहाँ आ गए। कौन? इसका मतलब वो गेस्ट लड़की है, मिताली खुद से बोली और जल्दी से उनके स्वागत के लिए वहां आ गई। उसके होठों पर नकली मुस्कान थी। आपका स्वागत। मिताली तभी अश्विनी को देखती है और सूर्य के साथ देखकर चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो अब गायब हो चुकी थी। अगले ही पल वो देव और सूर्य की तरफ देखती है, जो काफी क्यूट थे। ऐसे क्या घूर रही हो नानी, आपने कभी क्यूट से बच्चे नहीं देखे? देव टुकुर टुकुर मिताली को घूरते हुए बोला। मिताली गुस्से से, तुम। तभी सीढ़ी से नीचे उतरती हुई नताशा, जिसने ईयरफोन पहना हुआ था, जैसे ही अश्विनी और उसके बच्चों को देखती है, उसके चेहरे पर नफरत से भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। वो गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अश्विनी इविल स्माइल करते हुए अंदर आकर बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये सवाल तुम्हें अपने बाप से पूछना चाहिए। बोलते हुए अश्विनी किसी महारानी की तरह सोफे पर बैठ गई। उसके आजू बाजू देव और सूर्य थे। ऋतु गुस्से से बोली, तुम्हें जरा भी शर्म है? तुम्हें मल्होत्रा मैंशन से बाहर निकाल दिया गया, फिर भी तुम मुंह उठाकर बेशर्मों की तरह यहाँ आ गई। और ये बच्चे किसके हैं? कहीं ये उस? तभी अश्विनी उसकी बात काटकर डेथ ग्लेयर देते हुए ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारी अगर इज्जत होती तो तुम्हें खुद अपने ससुराल से बाहर ना फेंका जाता। तेरी तो। ऋतु गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली। अश्विनी तब अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर गोली की तरफ देखकर बोली, वैसे तुम्हारे पति ने आज से 6 साल पहले तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी ना? तो फिर ये बच्चा किसका है? मुझे तो लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हें इसलिए ही तलाक दिया होगा क्योंकि तुमने उसे चीट किया, तुम किसी और के बच्चे को पाल रही थी। ये सुनकर ऋतु बुरी तरह गुस्से से कांपने लगी थी। देव हंसते हुए सूर्य से बोला, वाह, मम्मा इज सैवेज। मिताली गुस्से से चिल्लाई, जस्ट शट अप। अगर एक और भी शब्द मेरी बहन के बारे में कहा तो मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगी। अरे, इसे बाहर निकालो मम्मा, ये जरूर हमारे लिए फिर से नई मुसीबत लाई होगी, नताशा गुस्से से बोली। गोली अपनी जख्मी नाक को गुस्से के कारण ऊपर उठा देता है और बोलता है, ओ आंटी, मेरी मम्मी को बोलने से पहले सोच लेना। उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, सूर्य ने काफी आराम से कहा था। गोली गुस्से से बोला, मम्मी, इत्ती ने ही मुझे मारा था। ऋतु अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वहीं अश्विनी एकटक ऋतु को घूर रही थी, जिसने उसकी पिछली जिंदगी में मिताली के साथ मिलकर उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज से 6 साल पहले वो भी नताशा के प्लान में शामिल थी।
अश्विनी जिस तरह से ऋतु को घूरकर देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बर्बाद कर देगी। अब तो मैं इस कमीनी को छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए ऋतु गुस्से में अश्विनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अश्विनी उसका हाथ बीच में ही रोक लेती है। मेरी मम्मा पर हाथ उठाया, देव गुस्से में बोला और उसने ऋतु का हाथ पकड़कर जोर से काट लिया। सूर्य ने नहीं सोचा था कि देव ऐसा भी करेगा, पर वो खुश था। ऋतु जोर से चिल्लाई। तभी अश्विनी ने उसका हाथ छोड़ दिया और ऋतु अपना हाथ पकड़कर नीचे बैठ गई। नागिन के बच्चे ने कितना जोर से काटा है, वो झटके में बोली। उसके हाथ से हल्का सा खून निकल रहा था और छोटे छोटे दांतों के निशान बने हुए थे। तभी नताशा गुस्से से पास पड़ा डंडा लेकर अश्विनी की तरफ बढ़ने लगी। आज वो उसे जान से मारने वाली थी। क्या यहाँ रह रहे सारे लोग साइको हैं? सूर्या मन में बोला। अब उसे बुरा लग रहा था कि आखिर उसकी मॉम ने अपनी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच कैसे बिताई होगी। मॉम को कितना टॉर्चर सहना पड़ा होगा। सूर्या बोला, मम्मा बचो, ये बुरी आंटी हमें डंडे से मारने वाली है। देव अश्विनी का हाथ पकड़कर बोला। रिलैक्स बेटा, अश्विनी ने काफी आराम से कहा। नताशा तब तक उसके पास आ गई और जैसे ही वो डंडा अश्विनी के सिर पर मारने वाली थी, तभी पीछे से किसी ने वो डंडा पकड़ लिया। नताशा अपनी पूरी ताकत लगाती है मगर फिर भी वो उस डंडे को हिला तक नहीं पाती। मॉम छोड़ो, मैं आज इसका सिर फोड़ दूंगी, नताशा गुस्से से पीछे पलटते हुए बोली, मगर अपने सामने खड़े धनंजय को देख उसकी सिट्टी पिट्टी अश्विनी को मारने का भूत गायब हो गया। डैड, आप कब आए? नताशा ने घबराते हुए कहा। तभी धनंजय गुस्से में एक थप्पड़ नताशा के गाल पर जड़ देता है। थप्पड़ की आवाज सुन मिताली और ऋतु दोनों ही शॉक्ड रह गए थे। वहीं गोली पीछे छुप गया। डैड, आपने मुझे थप्पड़ मारा, नताशा रोते हुए बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि धनंजय ने उसे थप्पड़ मारा था, और वो भी किसके लिए? अश्विनी के लिए। आज से पहले धनंजय ने कभी उस पर हाथ तक नहीं उठाया था। मिताली गुस्से से नताशा के पास आई और उसे हक करके धनंजय से गुस्से में बोली, सीरियसली धनंजय, तुमने अपनी ही बेटी को थप्पड़ मारा? धनंजय उसकी तरफ उंगली पॉइंट कर गुस्से से बोला, बस अब एक और शब्द नहीं, मैंने कहा था ना तुम लोगों से यहाँ एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है, उसके साथ बदतमीजी मत करना। ये सुन मिताली हैरानी से बोली, क्या ये वही इम्पोर्टेंट गेस्ट है? हाँ। इतना सुनते ही मिताली और नताशा नफरत से उसे देखने लगी, मगर अश्विनी तो काफी रिलैक्स होकर सोफे पर बैठी थी और इविल स्माइल लिए इनडायरेक्ट उसका मजाक उड़ा रही थी। ये तो तुम लोगों की बर्बादी की बस शुरुआत है, इससे आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, अश्विनी इविल स्माइल कर मन में बोली। धनंजय माफी मांगते हुए अश्विनी से बोला, आई एम सॉरी बेटा, मैंने इन्हें मना किया था, मगर फिर भी ये दोनों नहीं मानी। ओ आई सी, मिस्टर मल्होत्रा, अश्विनी ने कहा। नताशा तभी देव को देखती है जो अपने होठों पर हाथ रख धीरे धीरे हंस रहा था। वो उसका मजाक उड़ा रहा था, जिसे देख नताशा गुस्से से पागल हो रही थी। छोड़िए मॉम, नताशा गुस्से में मिताली से अलग हुई और अपने रूम में चली गई। तभी देव बोला, मम्मा मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज सुन धनंजय देव और सूर्या की तरफ देखता है, जो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। आने वाले टाइम में ये दोनों राठौड़ कॉर्पोरेशन में राज करेंगे, धनंजय मन में बोला। उसे अब अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने अश्विनी को क्यों निकाला था। उसे रिसेंटली ही नताशा से पता चला था कि ये दोनों आहान सिंह राठौड़ के बच्चे थे। धनंजय मुस्कुराते हुए बोला, रुको, मैं सर्वेंट से बोलता हूँ, डिनर लगवा देता हूँ। हाँ, पर ध्यान रहे खाने में कहीं लूज मोशन की दवा न हो। अश्विनी का ताना सुन धनंजय शर्मिंदा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इस बार काफी सावधानी बरती है, धनंजय ने कहा। वहीं खाने का नाम सुन देव की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ देर बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर थे। नताशा को भी बुलाकर लाओ, धनंजय मिताली से बोला। क्यों, अब क्यों बुरा लग रहा है? मिताली गुस्से से बोली। मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, वो सबसे पहले हर डिश को टेस्ट करेगी ताकि पिछली बार की तरह उसने कोई दवा ना मिला दी हो। ये सुन मिताली बुरी तरह झल्ला गई। क्या आप पागल हैं? जितना बोला है उतना करो, धनंजय गुस्से से बोला। वो आज कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था अश्विनी को इम्प्रेस करने का। वहीं धनंजय के इस अवतार को देख अश्विनी मन ही मन सोच रही थी कि काश धनंजय सच में ऐसा होता तो आज मिताली और नताशा नाम का वायरस उसे परेशान ना कर रहा होता और उसकी माँ भी जिंदा होती। मगर होनी को कौन टाल सकता है। अश्विनी तभी डिनर को देखती है, सब उसकी पसंद की डिश रखी हुई थी। ओह, तो इन्हें अभी तक मेरी फेवरेट डिश याद है, अश्विनी मन में बोली।
मैम, हम कब डिनर शुरू करेंगे? देव अपना टमी पकड़कर बोला। सूर्या उसे डांटते हुए बोलने लगा, क्या तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकते? कैसे करूं, आज मैं लंच टाइम से भूखा हूं। बोलते हुए देव गुस्से से गोली को घूरकर देख रहा था। गोली भी गुस्से से उसे घूर रहा था। वैसे आपकी साली के बेटे ने मेरे बच्चे का लंच बॉक्स चुराकर खा लिया और ऊपर से उसे मारने की भी कोशिश की। अश्विनी अपने हाथ बांधे आईब्रो सिकोड़ते हुए बोली। ये सुन ऋतु गुस्से से बोलने लगी, हाँ तो क्या हो गया, खा लिया तो वो एक बच्चा। पर अगले ही पल धनंजय का चेहरा देख वो डर के मारे शांत हो गई। क्या तुम्हें तुम्हारी मां खाना नहीं देती? अश्विनी का ताना सुन गोली उसे गुस्से से देखने लगा। ओ आंटी, क्या आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? गोली बोला। धनंजय गुस्से से बोला, शट अप गोली। गोली डर के मारे खामोश हो गया। तभी मिताली भी वहां आ गई। माफी मांगो उनसे, वो तुमसे बड़ी है, उनसे ऐसे बात करोगे? और ये दूसरों का लंच बॉक्स छीनने का क्या तरीका है? तुम देव और सूर्य से भी माफी मांगोगे? धनंजय सख्ती से बोला। पर वर्च कुछ नहीं, धनंजय ने कहा। ऋतु अब और टोलरेट नहीं कर पा रही थी। वो गुस्से से मिताली से बोली, क्या तुमने हमें बेइज्जत होने के बाद माफी मांगने के लिए यहाँ बुलाया है? इनसे कहो, मेरा बेटा किसी से भी माफी नहीं मांगेगा। माफी तो मांगना पड़ेगा, अगर नहीं मांगा तो तुम यहाँ से दफा हो सकती हो। धनंजय ने जैसे ही ये कहा, ऋतु की आत्मसम्मान और भी ज्यादा हट हो गई। उसने गोली की तरफ देखा और गोली भी धनंजय के गुस्से से डर गया। देव अपने हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोला, देख क्या रहे हो, जल्दी से हमसे माफी मांगो। गोली अपनी मुठियां आपस में भींच लेता है। सॉरी आंटी, सॉरी देव और सूर्य, गोली बेहमनी से बोला। उसका मन तो यहां से उठने को कर रहा था, मगर वो खाना खाए बिना कहीं जाने वाला नहीं था। तभी अश्विनी बोली, ठीक है, जाओ, माफ किया। देव ने अरोगंट आवाज में बोला, मैंने भी। सूर्य ऋतु से बोला, और आप अपने बच्चे के लंच बॉक्स में कुछ अच्छा बनाकर भेजा करो। वो प्रिंसिपल की एक्सक्यूज दे रहा था, आप अच्छा खाना नहीं बनाती, इसलिए वो सबका खाना चुराकर खाता है। ये सुनकर ऋतु, जो गोली की तरफ ले रही थी, अब गुस्से से गोली का कान पकड़कर बोली, क्यों रे, तुमने ऐसा उनसे कहा? मम्मी, ये झूठ बोल रहा है, मेरे कान छोड़ो प्लीज, गोली दर्द से बोला। पर ऋतु बोली, मुझे सब पता है, इसलिए तुम ज्यादातर बाहर का खाना खाते हो, इसलिए मोटा हो गया है। अब से बाहर का खाना बंद और तुम्हें रोज हरी सब्जी खिलाऊंगी। गोली लगभग रोते हुए बोला, नहीं मम्मी। तभी वहां नताशा आ जाती है और गुस्से से प्लेट में एक एक डिश भरकर बुरी तरह से खाने लगती है। वो बिल्कुल जानवर की तरह खा रही थी। लो, नहीं है इसमें जहर, अब आप खुश, ठीक से खाओ, ऐसे क्या खा रही हो? थप्पड़ भूल गई, धनंजय गुस्से से बोला, जिसे सुन नताशा डर के मारे शांत हो गई। धनंजय मुस्कुराकर देव, सूर्य और अश्विनी से बोला, अब आप लोग डिनर शुरू कर सकते हैं। गिरगिट, ऋतु गुस्से से मन में बोली। ऑल राइट, अश्विनी ने कहा। देव और गोली तो डिनर पर जैसे टूट पड़े थे, वो बुरी तरह से खा रहे थे। बद मैनर्स, देव, ठीक से खाओ, अश्विनी बोली। मम्मा, बहुत टेस्टी बना है। अम्मा अम्मा, देव खाना मुंह में ठूसते हुए बोला। ये कभी नहीं सुधरेगा मॉम, सूर्य गहरी सांस लेकर बोला। देव को देख तभी धनंजय को अश्विनी का बचपन याद आ गया। अश्विनी की मॉम उसे ऐसे ही डांट रही थी, ठीक से खाओ आशु बेटा, वरना खाना गले में अटक जाएगा। अम्मा अम्मा, खाना कितना टेस्टी बना है मम्मा, छोटे अश्विनी बोली। ये सब याद कर धनंजय अपनी मुठियां आपस में कस लेता है। तभी सब डिनर कर लेते हैं। अश्विनी तभी बोली, 1 मिनट, खाने के बाद हमें अपनी प्लेट खुद वॉश करनी चाहिए, इसलिए हम सब अपनी अपनी प्लेट वॉश करेंगे। ये सुन नताशा गुस्से से बोली, मैं अपनी कोई भी प्लेट वॉश नहीं करने वाली। धनंजय बोला, वो जो बोल रही है उतना करो। फिर क्या था, वो सब लोग मन मारकर अपनी प्लेट धोने लगते हैं और जैसे ही अश्विनी की टर्न आती है, तभी अश्विनी अपना हाथ पकड़ नीचे बैठ जाती है। आह, क्या हुआ अश्विनी, बैठा, तुम ठीक तो हो? धनंजय बोला। तभी अश्विनी बोली, यहाँ की शॉप यूज करने से मेरे हाथ में खुजली हो रही है, अब मैं कैसे साफ करूंगी, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन नताशा गुस्से से बोली, नाटक करना बंद करो, मैंने अपनी प्लेट साफ की है, अब तुम्हारी बारी है। तभी धनंजय गुस्से से बोला, उसकी देव और सूर्य की प्लेट तुम साफ करोगी? क्या कहा मैंने? नताशा हैरानी और गुस्से से बोली। पर धनंजय के गुस्से के आगे वो और कुछ नहीं कर पाए।
उसने मन मारकर उनकी जूठी प्लेटों को साफ कर दिया। अश्विनी ये देख मन में बोली, हे पिछले जन्म में तुम और तुम्हारी माँ भी मुझसे बर्तन धुलवाती थी। कर्म इज सो रियल। अगला सीन, सूर्य इस वक्त स्विमिंग पूल में डूब रहा था। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।